हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। जैसा कि हमें बताया कि आरएएस जो एग्ज़ाम है उसके इंटरव्यू जो है वो 21 जून 2021 से होने हैं। जो कुछ लोगों के इंटरव्यू जो हैं वो अप्रैल तक हो चुके थे, लेकिन ये कोविड की जो पेंडेमिक है उसके बाद इंटरव्यू जो है वो रोक दिए गए थे। तो वापस से जो जिन बचे हुए लोगों के इंटरव्यू हैं वो 21 जून से होने हैं। तो जिन लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं उन्हीं के आधार पर आज हम देखेंगे कि जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं राजकुमारी गुर्जर मैम, श्रीमती राजकुमारी गुर्जर मैम जो है वो किस तरह के प्रश्न जो है वो इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आज क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि वो किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं। अगर राजकुमारी गुर्जर मैम जो है आपके इंटरव्यू बोर्ड में आ जाती हैं तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर कर देना है। आप देख सकते हैं उनकी फ़ोटो भी मैंने यहाँ पर शेयर करी है ताकि आप देख सकें कि वो किस तरह से दिखती है। इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है, किसी का जो है नाम नहीं लिखा हुआ होता है कि कौन है क्या है। तो अगर आप पहले से ही देख कर जाते हैं कि ये मैम ये है, ये सर ये है, आरपीएससी में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, तो आपको क्या होगा, ईजी रहेगा। तो आपको फिर पता भी लग जाएगा कि अच्छा ये इस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ है, ये वाली मैम थी और ये वाले ये सर थे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे राजकुमारी गुर्जर मैम जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड जो होता है उसमें क्या क्या होता है, कौन उसके मेंबर्स होते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड जो होता है उसमें एक चेयरपर्सन होता है और एक 3 सदस्य होते हैं। तो एक तो अध्यक्ष हो गया हमारा और 3 उसमें विशेषज्ञ होते हैं। उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो सकता है, एक जर्नल भी हो सकता है, उसके अलावा कोई और विषय का विशेषज्ञ भी हो सकता है। इस तरह से 4 जो है वो मेंबर होते हैं। और आरपीएससी का जो आरपीएससी बोर्ड का चेयरमैन होता है वही क्या करता है, सबसे पहले इंटरव्यू जो होता है उसको स्टार्ट भी वही करता है और उसको एंड जो है वो भी वही करता है। साथ में जो नंबर जो होते हैं, जितने भी मार्क्स इंटरव्यू कैंडिडेट में जो किस मार्क्स देने होते हैं वो भी आरपीएससी चेयरमैन ही देता है। हालांकि सजेशन जो है वो सब जो जितने भी सदस्य होते हैं बोर्ड के, इंटरव्यू बोर्ड के, वो सभी देते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो चेयरपर्सन के साथ साथ जो 3 अन्य सदस्य हैं उन सभी के साथ अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपको हंसते हुए आंसर देना चाहिए कि आप आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे। इसके अलावा घबराएं नहीं, क्योंकि आरपीएससी के चेयरमैन जो होते हैं और सदस्य जो होते हैं वो जो कैंडिडेट होता है उसको काफ़ी कूल एंड काम करने की कोशिश करते हैं। वो तो हम क्या होते हैं, घबराए हुए होते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। वो भी एक जनरल वे में आप आंसर पूछते हैं। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी पूछते हैं, लेकिन घबराहट के मारे हम क्या है, कई बार आंसर को गलत कर देते हैं। तो घबराएं नहीं, मेरी एडवाइस ये है, घबराएं नहीं। आंसर को जब आप दे तो आसानी से, आराम से, सोच समझ कर आंसर दे, गलत आंसर कभी ना दे। तो हम बात करते हैं कि राजकुमारी मैम जो है वो किस तरह के प्रश्न पूछती है। तो मैंने जो क्वेश्चन का जो एनालिसिस किया तो उनके अधिकांश क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती हैं। तो फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है तो आपको फैक्ट्स भी कुछ कुछ याद रखने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरएएस इंटरव्यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लगभग पूछते हैं, आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं। अब ये जो इसका जो उत्तर जो है वो ये होगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सबका एम जो है वो अलग हो सकता है। लेकिन एक जो मॉडल आंसर हम माने तो बोल सकते हैं कि हमें समाज के लिए सुधार करना है और उसके अलावा जो है पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, समाज के कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुझे आरएएस बनना है। तो आप इस तरह से आंसर अपना बना सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। उसके अलावा एक है, उग्र भीड़ को जो है वो कैसे नियंत्रित करोगे। अब मान लो अगर एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या एक आप एक आरएएस अधिकारी हैं और आपके सामने एक उग्र भीड़ दिखती है तो उसको आप कैसे नियंत्रित करोगे। तो कई बार इसको हाइपोथेटिकल भी बनाया जा सकता है या फिर इसको नॉर्मल वे में भी पूछा जा सकता है। तो उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करोगे। हो सकता है कई बार आपको जो है अहिंसक साधनों का यूज़ ना करना पड़े, कई बार हो सकता है आपको हिंसक भी होना पड़े थोड़ा। तो आपको अहिंसक होते हुए मतलब एक बैलेंस्ड आंसर आपको यहाँ पर देना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भूमि विवादों को कैसे सुलझाओगे। अब ये भूमि विवादों को जो है ये हो सकते हैं कि ये 2 तरीके से पूछा सकता है। एक तो मान लो कोई राजस्व विभाग में पहले से काम कर रहा है, जैसे पटवारी हो गया, या फिर उसके ऊपर के जो कोई भी कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका जो पेपर वर्क है, कागजी कार्रवाई वाला जो क्वेश्चन है वो उस वे में पूछ रहा हो उससे। या फिर हो सकता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान से पूछ रहा हो, तो नॉर्मल इंसान जो है वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा, जबकि राजस्व विभाग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आंसर देगा कि किस तरह से भूमि विवादों को समझाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप आरएएस ही क्यों, आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते हो। तो इसका आंसर भी आप इस तरह से दे सकते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि मैं जो है भविष्य में कभी आईएएस नहीं बनना चाहता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आरएएस ही रही है, लेकिन अगर भविष्य में मेरा कभी भी प्रमोशन होता है, आईएएस के रूप में होता है, तो मैं वहाँ भी सेवा करना चाहूँगा। और हो सकता है किसी ने आईएएस का अटेम्प्ट दिया हो
तो वो आईएएस के अटैम्प्ट के बारे में बता सकता है कि सर मैंने आईएएस का अटैम्प्ट दिया है, ठीक है, तो मेरा अभी नहीं हुआ है, तो मैं आरएस के लिए कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर इसका दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 2 कमजोरियाँ। अब कमजोरियाँ जो है आपको कई बार तो आपकी वीकनेस भी पूछेंगे और कई बार आपकी स्ट्रेंथ भी पूछेंगे। तो आपको लगभग 4 कमजोरियाँ और 4 जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उनको तो रट ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लगभग बार हर कैंडिडेट से पूछा ही जाता है। तो कमजोरियाँ और कमजोरियों में अगर आप बात करें तो कमजोरियाँ जो है आपको इस तरह से बतानी है कि उसमें भी कुछ पॉजिटिव दिखे। ऐसे नहीं कि मतलब कि मैंने कमजोरी तो बता दी अपनी। अब कई बार बोलते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि मैं इमोशनल हूँ। अब इमोशनल तो हो, लेकिन इमोशनल में भी आप उसमें कहीं पॉजिटिविटी की बात करोगे तो क्या होगा, जो इंटरव्यू बोर्ड होगा उसको लगेगा कि हाँ बंदे में कमजोरी है, लेकिन कमजोरी को क्या करता है वो अच्छे से यूज़ करता है। तो इस तरह से आप याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जल स्वावलंबन अभियान। अब जल स्वावलंबन अभियान तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप रीड आउट कर लीजिए। ये जो परंपरागत जो राजस्थान की जो जल संरक्षण की जो प्रणालियाँ है उससे रिलेटेड है। उसमें विभिन्न प्रकार के संरक्षण से संबंधित काम किए गए हैं, लाइक नाकों में टाँके बनाए गए हैं, नाके बावड़ियाँ जो है उनको पुनर्जीवित किया गया है। इससे क्या हुआ है, जल संरक्षण को काफ़ी इंपॉर्टेंट मिला और राजस्थान में जो भूजल स्तर है वो काफ़ी बड़ा है जल स्वावलंबन अभियान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से संबंधित योजनाएं। अब महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर महिला कैंडिडेट हो वही पूछे, या फिर हो सकता है कोई जो मेल जो हमारा चेयरपर्सन है, जो मेल चेयरपर्सन है, सॉरी, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू बोर्ड में जो है हमारा जो अगर मेल जो सदस्य है वो और फीमेल सदस्य कोई भी पूछ सकता है। और साथ ही जो हमारा कैंडिडेट अगर फीमेल है या मेल है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही मेल या फीमेल हो, कोई किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं जो हैं वो सब याद कर लेनी है, क्योंकि कम से कम आपको 20 स्कीम तो रट लेनी है। इसके अलावा आपको जितनी भी स्कीम्स आती हैं महिलाओं से रिलेटेड वो सब बैक टू बैक रट लेनी है, किसका एम क्या है, क्योंकि आपको एम भी पूछ सकते हैं। और जितनी भी जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य और उनकी डेट वगैरह आपको सबको रट लेनी है। 20 तो कम से कम याद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब बस टाइम नहीं होता जब आप बैक टू बैक बताते तो हाँ मतलब इंटरव्यू बोर्ड को भी लगता है कि इसको नॉलेज है और इसको पता है कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है। क्योंकि महिलाएं जो है भी वीकर सेक्शन में आती है, तो वीकर सेक्शन को उठाने के लिए क्या है, ये प्रयास जो है सब किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या सुझाव है। अब ये आपको पता ही है कि किसानों की आय दुगनी करने वाला क्वेश्चन आरएएस जो मेंस की 2016 वाली मेंस लगी थी उसमें पूछा गया था। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार स्कीम लॉन्च कर दी है और उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आपको एक तो ये सारी स्कीम्स जो है किसानों से आय दुगनी करने वाली वो रट लेनी है। कौन कौन सी स्कीम जो है वो राजस्थान में साथ में चल रही है, केंद्र वाली कौन सी स्कीम जो सेंटर की स्कीम है वो राजस्थान में चल रही है, और किसानों की दुगनी आय करने के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है हमारी आपके अधीनस्थ योजना में आपका साथ नहीं देते तो आप क्या करोगे। अब आपके अधीनस्थ योजना में साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका जो है वो एम ये बनता है, यानी उनको कैसे आप साथ में लाएं, यानी उनको कैसे समझाएं या फिर किस तरह का माहौल क्रिएट करें कि वो अधीनस्थ जो है वो आपकी योजनाओं में साथ दे। तो ये डिपेंड करेगा आपकी लीडरशिप पर, एक तो आपका जो व्यवहार है उस पर डिपेंड करेगा, आपके जो नैतिकता संबंधी गुण है उस पर डिपेंड करेगा, आपके जो प्रशासनिक गुण हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम उस गुणों को इम्प्रूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है हमारे अधीनस्थ जो है हमारा साथ दे। क्योंकि अगर आप अकेले स्कीम को जो है कोई भी योजना जो है उसको अगर आप एग्जीक्यूट कर देंगे विदाउट अधीनस्थ के, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि अधीनस्थ जो है वो थोड़ा हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके प्रति रवैया जो है वो अलग अपना लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अधीनस्थ को ना योजना में शामिल करा जाए। आपके एकेडमिक में ग्रेजुएशन परसेंटेज में गिरावट का क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर क्या होता है कि जब हमारा वो पूरी प्रोफाइल देख रहे होते हैं, हमारी बैकग्राउंड देख रहे होते हैं एकेडमिक वाली, तो उसमें कई बार होता है ग्रेजुएशन परसेंटेज में उनको गिरावट लगती है कि इनकी चलो पहले हाई रही फिर कम रही, बाद में और कम हो गई। तो उस बंदे से क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसी की अगर ग्रेजुएशन में ऐसा है तो उससे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो जो उसका जेन्युइन आंसर है, यानी उसके साथ जैसा हुआ है कि परसेंटेज हो सकता है वो पढ़ नहीं पाया हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि उसने पढ़ा तो था लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसका जो परिस्थिति उसके साथ रही ना, वही उसको आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान से महिला सांसद। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये तो प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान से जो महिला सांसद जो हैं वो 3 हैं वर्तमान में, जो हमारी लोकसभा है उसमें जो एमपी है, महिला एमपी है वो क्या है 3 है।
और जो हमारी अगर विधानसभा में एमएलए की बात करें तो वो हमारी कितनी है 25। ओके, तो 3 तो हमारी हो गई महिला सांसद जबकि संसद में, जबकि विधानसभा में हमारी 25 हो गई है। और इन देखो 25 के नाम तो मुझे पहले याद थे जो हमारी महिलाएं एमएलए हैं विधानसभा में, लेकिन अभी याद नहीं है मुझे। पहले तो याद थे जब ये इलेक्शन हुए थे, लेकिन ये जो राजस्थान से जो महिला सांसद है 3, उनके नाम मुझे अभी भी याद है, तो मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट जो है हमारी, एक तो है दिया कुमारी जो कि राजसमंद से है, और दूसरी हमारी आती है रंजिता कौली जो भरतपुर से है, तीसरी आती हैं जसकौर मीणा। जसकौर मीणा जो है वो दौसा से है। तो इस तरह से 3 जो है महिला सांसद है, तो इसका आंसर भी आप देख कर जाएं। नेक्स्ट है हमारा पर्यटन स्थल। अब पर्यटन स्थल में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके ज़िले में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, प्लस में पर्यटन जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, और राजस्थान में पर्यटन स्थल कौन कौन से फेमस है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट हमारा नई शिक्षा नीति। अब हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो है वो नई शिक्षा नीति लागू की है, तो नई शिक्षा नीति को भी आप देख कर जाएँ। आप जैसे ही आप गूगल करेंगे तो इसका मिल जाएगा कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और क्या क्या प्रोविज़न जो है वो नए जोड़े गए हैं, इसमें क्या अच्छाई है क्या कमियाँ हैं, ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए। अब एक प्रशासक में, ये क्वेश्चन तो लगभग हर कैंडिडेट से पूछा जाता है, और इंटरव्यू बोर्ड में जो कोई भी मेंबर होता है वो ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है कि जो अगर आप एक प्रशासक बन जाते हैं तो आप एक अच्छे प्रशासक में कौन कौन से गुण देखते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं सत्यनिष्ठा देख सकते हैं, ईमानदारी देख सकते हैं, इसके अलावा वस्तुनिष्ठता देख सकते हैं, समयबद्धता देख सकते हैं, संवेदनशीलता देखते हैं। तो जितने भी हमारे जो एथिक्स वाले जो गुण हैं वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो उसको आप जो प्रशासन में है इनका आप कैसे उपयोग करोगे, उन सभी का जो है वो प्रशासन के गुण में माना जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और, कन्हैयालाल सेठिया जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कन्हैयालाल सेठिया कौन थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण में चुनौतियाँ। अब महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है, लेकिन उसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी आ रही है। सरकार जो है वो लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही है, लगातार स्कीम्स जो है वो लॉन्च करती हैं, फिर भी महिला सशक्तिकरण है वो अभी संपूर्णतः से नहीं हो पाया है। तो उसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी है, तो आप संसद के बारे में बात करें कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी कम है, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी कम है, हर जगह जो कॉर्पोरेट है वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी कम है, प्लस में महिलाओं का जो वेतन है वो भी क्या मिलता है, हर जगह जो कॉर्पोरेट कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर मेल की तुलना में फीमेल्स को कम वेतन दिया जाता है। तो इस तरह से आप जो है चुनौतियों को आप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स है वो इनके नाम से चल रही है, जैसे अर्बन मिशन हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम चल रही है। इसके अलावा एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उसको भी आप देख कर जाइएगा क्योंकि उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या काम किए, ये सब आप बैकग्राउंड में पढ़ के जाइएगा। अगर आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहे तो आप डायरेक्ट गूगल करिए, डू गूगल, और आपको वहाँ पर सारी आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जल शक्ति जो मिशन मंत्री है वो कौन है। तो जल शक्ति मिशन मंत्री जो है वो भी, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये अभी गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इसलिए शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जौहर के प्रकार जो है वो भी आप पढ़ के जाइए कि राजस्थान में जौहर जो होता है वो उसके कितने प्रकार के होते हैं, जौहर जो है वो कहाँ हुआ है, ये सब आप जो है वो डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट है। खेलो इंडिया स्कीम जो है उसके बारे में पढ़ के जाइएगा कि खेलो इंडिया स्कीम क्या है, ये कब लॉन्च हुई, इसमें कौन कौन से गेम्स जो इंक्लूड है, इसमें क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइए। और हाल ही में जो खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ हुए हैं ये भी आप पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन ये और पूछा गया कि कबीर को महान क्यों माना जाता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि उससे पूछा गया हो जिसकी हिंदी रही हो, क्योंकि हिंदी में जो है कबीर जो है वो काफ़ी महान मान जाते हैं। वैसे तो कबीर हर जगह ही महान मान जाते हैं, लेकिन हिंदी जो जिसकी रही होगी उसको कबीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कबीर को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। राजस्थान से रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस किस को मिला। अब राजस्थान से रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी किसी को मिला है कि राजस्थान से। तो हाँ जी हाँ, राजस्थान से रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो मिला है। तो आप इसको गूगल पे देख लीजिएगा कि किस किस को राजस्थान से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा।
राजकोषीय घाटा जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा ये तो एक नॉर्मल इंसान मतलब नॉर्मल जिसकी इकोनॉमिक्स नहीं है उससे भी पूछा जा सकता है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, तो ये दोनों भी पढ़ जाइए। उसके अलावा वर्तमान में जो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा कितना चल रहा है इसके बारे में भी देख लीजिएगा। कन्हैयालाल सेठिया, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्स रेशियो इन राजस्थान। राजस्थान में जो है सेक्स रेशियो पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि हमेशा से राजस्थान में जो है सेक्स रेशियो कम रहता है, तो सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सेक्स रेशियो अनुपात जो है हमारा जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप देख लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो पुरानी है ये, लेकिन इसका क्वेश्चन भी लगभग हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्कीम जो है अपने आप में क्या है, सक्सेसफुल स्कीम रही है। तो बेटियों को बचाने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए जो स्कीम है इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर बिल्स हैं, एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि जो बिल है उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, अभी विवाद चल रहा है। अब विवाद क्या है, इस पर भी क्वेश्चन मत पूछ सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर कृषि बिल को लेकर जो विवाद चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और जो किसान जो है वो इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसका उत्तर एक तो ये दे सकते हैं कि जो है विवाद जो है वो एमएसपी को लेकर है, कि किसानों में ये भ्रम है कि उनको जो अगर ये एग्रीकल्चर बिल लागू हो गया हो तो उनको एमएसपी नहीं मिलेगी। साथ में खेतों और मंडियों पर जो है वो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो कब्जा कर लेगी, जिससे क्या होगा, जो उनके बिचौलिए जो है वो नष्ट हो जाएंगे और उनको क्या मिलेगा, एमएसपी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अभी क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार जो है वो कुछ जिलों में या फिर कुछ राज्यों में क्या करे, इनको पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू करे और उसको क्या करे, इम्प्लीमेंट जो है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे और उसका एनालिसिस निकाले कि जिन राज्यों में भी लागू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट पे आधार पर, तो उनमें किसानों को समस्या हो रही या नहीं हो रही, उनको एमएसपी मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करें, देख लीजिएगा। और साथ ही जो किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो किसानों को जो है अहिंसक जो है वो प्रोटेस्ट करे तो ठीक है, लेकिन अगर हिंसक रूप से करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। तो अहिंसक प्रोटेस्ट करे तो क्या होता है, ये एक आंदोलन में अच्छा माना जाता है। उसके अलावा अगर आप एमएसपी वर्ड यूज़ करोगे तो हो सकता है आपसे एमएसपी पे भी पूछा जाता है, तो एमएसपी भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा CAA। अब CAA जो है हाल ही में जो 2019 के लगभग 2020 में क्या हुआ, CAA लागू किया गया था। एक CAA है और एक है NCR। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो इन दोनों को पढ़ लेना है। थोड़ा मैं बता देती हूँ क्या है CAA और NCR। तो अब सबसे पहले CAA से पहले एक आया था कैब, यानी इसी का नाम था कैब। कैब क्या नाम था, कैब से मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, जो बिल लाया गया था उसको हम कैब बोले थे। जैसे ये लागू हो गया यानी एक्ट बन गया, तो ये हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया ये, ओके, यानी नागरिक संशोधन कानून बन गया, तो इसका नाम हो गया CAA। उससे पहले ये कैब था। और ये जो हमारा NCR है, NRC है यहाँ पर, NRC जो है वो है नेशनल सिटीजन रजिस्टर। ठीक है, तो NRC ये हमारा हो गया और CAA हो गया। अब CAA की बात करें तो CAA क्या है, CAA जो हमारा है नागरिक संशोधन कानून हो गया। उसमें क्या है कि भारतीय जो है उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। भारतीय नागरिकता किन को दी जाएगी, जो कि पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश से जो प्रताड़ित होकर जो हिंदू जो आए हैं, हिंदू हो गए, सिख हो गए, जो पारसी हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, यानी जितने भी अल्पसंख्यक हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत में आए थे, तो उन लोगों को क्या किया जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो कि वैलिड मतलब एक वैध प्रवासी हो उनको दी जाएगी। तो इसका प्रोटेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में क्यों हो रहा है, ये बिल का विरोध ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे क्या होगा, उनके जो अधिकार है, उनके जो राइट्स पहले से हैं, उनको क्या होगा, क्षति पहुंचेगी, इसीलिए उनको डर लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरे की हम बात करें NRC में क्या होगा, जो भारत में अवैध तरीके से जो लोग घुसपैठिए जो रह रहे हैं, लाइक बांग्लादेश से आए हुए या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हुए जो भी घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान करना है, उनकी पहचान करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी वॉर हुई थी तो उस टाइम पे क्या होता है, अवैध घुसपैठी जो है वो भारत में एंटर कर गए थे, तो वो क्या करते हैं कि दावा करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है ना कि भारत के नागरिक है। तो सही लोगों की पहचान करना है, उनका रजिस्टर बनाना है। तो अभी तो क्या हुआ है, केवल NRC जो है वो असम में लागू हुआ है, ठीक है, और प्रोटेस्ट भी क्या हो रहा है, वहीं हो रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे देखा जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरे भारत में जो है वो NRC लागू करेगी, तो इससे क्या होगा, घुसपैठियों की पहचान होगी। तो इसको आप और थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्या है ये।
नेक्स्ट हमारा आता है हेरिटेज साइट्स ऑफ राजस्थान। अब हेरिटेज साइट्स जो है, जो यूनेस्को जो है वो जो लिस्ट जारी करता है, उसमें हेरिटेज साइट राजस्थान में कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स है और किस किस को कौन से ईयर में शामिल किया गया था, इसके बारे में पढ़ लेना। जिस जंतर मंतर है उसको 2010 में शामिल किया गया था। इसके अलावा 6 किले जो है उनको शामिल किया गया। जयपुर का परकोटा जो है, ठीक है, वो जो शामिल किया गया। इसके अलावा प्रथम और अंतिम साइट कौन कौन सी है, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है GIB रिसेंट कॉन्टेस्ट। अब GIB जो है, GIB हमारा क्या है, GIB को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि व्हाट इज़ GIB। GIB यहाँ पर बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि हमारा गोडाउन पक्षी जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है GIB। अब ये पूछेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में इनकी संख्या कितनी बची है। तो राजस्थान में जो है ये जैसलमेर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनकी संख्या जो है हाल ही में क्या है, बहुत कम होती जा रही है। और ये जो IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड डाटा बुक है, उसमें भी ये शामिल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसके बारे में आप थोड़ा और देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ योर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन चाइल्ड हंगर एलिमिनेशन। यानी अगर आप प्रशासक होते हो तो आप चाइल्ड हंगर, यानी जो बच्चों से संबंधित जो भुखमरी होती है उसको आप कैसे दूर करोगे। तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो चाइल्ड हंगर है वो क्या होता है। चाइल्ड हंगर से क्या होता है, लाइक बच्चों का वेट कम हो जाता है, बच्चों का वेट भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो उसको एलिमिनेशन करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट वैसे तो बहुत सारी स्कीम चलाती है, लाइक जैसे मिड डे मील, अन्नपूर्णा रसोई योजना, कोई भूखा ना सोए, ठीक है। तो पोस्ट कोविड में इसमें सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो रही है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्योंकि क्या होगा, अब चाइल्ड हंगर क्या है कि कई बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स जो है वो अभी कोविड से जो उनकी डेथ हो चुकी है, तो बच्चे क्या हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। हालांकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कीम्स तो चलाई है पोस्ट कोविड से रिलेटेड, लेकिन फिर भी क्या है, बच्चों के सामने जो है भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो बच्चों को क्या है, मिड डे मील से जोड़ा जाए, और भी जो बच्चों का जो है वो भरण पोषण जो है वो किया जाए। तो इस तरह से आप इनके आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल चेयरमैन। तो जो बास्केटबॉल फेडरेशन चेयरमैन है वो कौन है वर्तमान में, इसको भी आप देख लीजिएगा। आपको कौन सा प्लेयर बास्केटबॉल में सबसे ज़्यादा पसंद है। अब ये बास्केटबॉल के क्वेश्चन जो है उसी बंदे से पूछे जाएंगे जिसकी हॉबी जो है बास्केटबॉल रही है। अब किसी की हॉबी जो है वो टेनिस हो सकती है, किसी की हॉबी जो है बैडमिंटन हो सकती है। तो इसलिए से क्या होगा, टेक्निकल टर्म्स ऑफ बास्केटबॉल, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो क्या है, बास्केटबॉल कोई प्लेयर है तो उससे पूछे गए हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा अगर आपकी बास्केटबॉल हॉबी है। अगर आप किसी की मान लो हॉबी क्या है, बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन वाले से पूछ लिया जाएगा कि बैडमिंटन की टेक्निकल टर्म्स क्या क्या है, रेली क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं इसके अंदर बैडमिंटन में, और क्या होता है, स्ट्रिंग्स रैकेट क्या होता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं कि बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है वो कितना बड़ा होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एडिटोरियल्स ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। अब जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का पेपर जो है आप जरूर पढ़ के जाएं। उसमें भी आप क्या होगा कि एक तो ये देख लीजिएगा कि जो हमारा न्यूज़पेपर है उसका जो एडिटोरियल है उसमें क्या बात आई है, उसके अलावा उसकी हेडलाइंस जो है वो क्या क्या है, और जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, या और कोई पेपर आप पढ़ते हैं, तो उसका एडिटर जो है वो कौन है, ये भी आप पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ओके और ये अगर जो जिस दिन का पेपर है उस दिन के बारे में तो आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं, जैसे कई जो चेयरपर्सन है या कई इंटरव्यू बोर्ड में कई लोग जो है, कई लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आज अगर मान लो कोई उस दिन कोई फेस्टिवल है, लाइक मान लो करवा चौथ है, ठीक है, उस दिन कोई भी अक्षय तृतीया, कुछ भी फंक्शन, कुछ भी फेस्टिवल हो सकता है, तो अगर जिस दिन जिसका इंटरव्यू है उस दिन कोई फेस्टिवल है तो उसके बारे में आप डिटेल से जरूर पढ़ के जाइए। क्योंकि कई लोगों से क्या होता है, ये पूछा जाता है कि आज क्या फेस्टिवल है, तो उस फेस्टिवल के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। चाइल्ड मैरिज स्टॉपेज व्हेन यू आर SDM। अब ये पूछा गया है कि जब आप एक SDM हैं तो चाइल्ड मैरिज जो स्टॉपेज है वो आप कैसे रोके जाएंगे। जैसे कि बताइए, राजस्थान में अक्षय तृतीया जो होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है, और राजस्थान में तो अभी भी ये जो एक कुप्रथा जो है आज भी विद्यमान है कि जो बाल विवाह जो है वो काफ़ी होते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकते हैं, बहुत सारे जो है हमारे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग की जा सकती है, और जिन जिन डेट पर जो हमारे जो शादियाँ ज़्यादा होती है, चाइल्ड मैरिज एक्ट होने की संभावना होती है, वहाँ पर अलर्ट जारी की जा सकते हैं। इसके अलावा जो है लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा सजेशन हो सकते हैं, आप इसको भी थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, अब ये तो क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कब कब कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज आप देख लीजिएगा। इसके अलावा भी कोविड चल रहा है, कोविड पेंडेमिक चल रही है, तो कोविड-19 जो है उसके बारे में एक एक बात पढ़ के जाइए कि कोविड-19 क्या है, ये कहाँ से आया, पेंडेमिक से क्या नुकसान हुआ, इसके वैक्सीनेशन क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सा अभी हाल ही में जो वेरिएंट मिला है उसके बारे में पढ़ के जाइए। तो
सेकेंड फेज में क्या हुआ, यानी आप हर एक चीज़ कोविड-19 से रिलेटेड जो है पढ़ के जाइए। कौन सा मॉडल जो है वो कोविड के लिए जो है काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, किस किस ने कोविड के प्रिवेंटेशन के लिए उपाय किए हैं, तो इन सब के लिए आप जो है पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा ब्लैक फंगस, कोविड-19 के साथ आप ब्लैक फंगस भी जरूर पढ़ के जाइए। ब्लैक फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस जिसको बोलते हैं, वो भी आप पढ़ के जाइएगा। रोहिंग्या एंड म्यांमार, अभी एक क्वेश्चन और बनता है, रोहिंग्या एंड म्यांमार। अब म्यांमार में क्या है, एक इशू चलता है हमेशा रोहिंग्या जो हमारी शरणार्थी है उनसे रिलेटेड। अब ये रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या जो है रखाइन प्रांत है म्यांमार का एक, वहाँ पर रहने वाले एक मुस्लिम प्रजाति के लोग हैं रोहिंग्या, ठीक है। तो इन पर क्या है, म्यांमार पर क्या लगा है भी मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा है। क्यों? क्योंकि रोहिंग्या को क्या है कि ये अपने जो है नागरिक नहीं मानते हैं, ना तो बांग्लादेश इनको अपना नागरिक मानता है, ना ही कि म्यांमार अपना नागरिक मानता है। तो ये क्या है, अपने ही देश में क्या है, ये एक तरह से क्या है रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं। दोनों देशों में ही क्या है ये शरणार्थी है, बांग्लादेश में भी और रोहिंग्या में, क्योंकि दोनों ही क्या है नागरिक नहीं मानते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा विश्व मानवाधिकार आयोग जो है उसने भी क्या है कहा, म्यांमार पर जो है ये कहा गया है, जो यूएन है उसने भी कहा है कि म्यांमार को जो है रोहिंग्याओं से समस्याओं को समाधान करना चाहिए, नहीं तो उस पर विश्व प्रतिबंध लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि म्यांमार जो है रोहिंग्याओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार भी करता है, इसलिए ये भी आप थोड़ा इशू पढ़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी कि इंटरव्यू बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।